गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना जो है एसएसटी की जो 6th to 12th सीरीज चलाई गई है, उसमें हमने अपना हिस्ट्री का जो है 6th चैप्टर तक हमने कवर कर लिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया था। ठीक है, पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी सब स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से नया जुड़ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि जब भी हम कोई नई क्लास अपनी लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अशोक के बारे में। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे अशोक के बारे में। रोशन के रुपए, तो ये रोशन है, इनका आज क्या है, जन्मदिन है। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी के एक सेकेंड जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से एक कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का जो है मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया, जैसा हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक कौन से थे? अशोक। अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले हम यह जाने कि इन अभिलेखों से क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। किनके राज्य को? जो अशोक थे, अशोक के जो राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, हम इसको आगे पढ़ेंगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है, तो जो है जिस साम्राज्य पर जो है अशोक शासन करते थे, उसकी स्थापना किसने की थी? उनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। कितने साल पहले? लगभग 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो चाणक्य की कौन सी किताब है? अर्थशास्त्र। तो चाणक्य के विचार हमें कहाँ मिलते हैं? अर्थशास्त्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, साथ साथ इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कि चाणक्य के विचार हमें कौन सी पुस्तक में मिले हैं? अर्थशास्त्र नामक किताब में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वंश के बारे में। वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहले हुए चंद्रगुप्त, फिर उनका बेटा हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का जो पुत्र है अशोक। ठीक है, जो एक ही पीढ़ी के चलते जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकारी रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करते थे। संग्रहण मतलब इकट्ठा करते थे। फल फूल को इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करके अपना जो है जीवन चलाते थे, जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न यहाँ से देखते हैं भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। जो अलग अलग इलाकों में है, जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। एक मिनट यहाँ से भी हम देख लेंगे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। इधर इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ भी जो भी लाल लाल बिंदु से दिखाए गए हैं, ये सब क्या है? बताइए क्या है? अशोक के शिलालेख इधर मिले हैं। ठीक है, ये हो। चलिए देखते हैं इधर से। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चलिए देखते हैं कैसे भिन्न है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना से ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। जो साम्राज्य होते हैं वो है राज्यों से बहुत बड़े होते थे, और बड़े होंगे तो वहाँ पे सैनिक ज़्यादा होंगे, सैनिक ज़्यादा होंगी, तो रक्षा के लिए मतलब बड़ी बड़ी सेनाओं को रखना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे साधनों की जरूरत होगी। ज़्यादा लोग रखेंगे तो उनके लिए साधन भी चाहिए। ठीक है, उनके खर्चे पानी के लिए और भी चीज़ें चाहिए। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने और
कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी, जो कर इकट्ठा करके लाते थे लोगों से, ठीक है? साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके थे, उस पर जो सम्राट है सीधा अपनी नजर रखे हुए था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारियों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मतलब जो कर देने के लिए मना करते थे उनको, तो जो राजा के जो अधिकारी थे उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। कौन रखता था? जो इन सब पर नियंत्रण कौन रखता था? एक सम्राट था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको ये एक बार के पढ़ने में हमें ज़्यादा समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो हम इसको 2-3 बार जो है स्पीड बढ़ाकर इसकी हम मतलब एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और दोबारा जो है स्पीड से इसकी स्पीड बढ़ाकर हम अच्छे से इसको सुनेंगे 2-3 बार। तो हमारी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? ये एक कहानी की तरह है। इसको कहानी की तरह माइंड में साथ-साथ चलाते रहिए कि हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जैसे हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, दिमाग में चलती रहती हैं, बाद में वो वहाँ पे उसकी इमेज बनाते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो ऐसे ही हम स्टडी के साथ भी करेंगे, तब हम अच्छे से पढ़ पाएँगे, ठीक है? प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम जो है कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो है सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये क्वेश्चन भी डिटो आया हुआ था। एक सेकेंड, यहाँ देखते हैं। जो ये क्वेश्चन था आया हुआ था, जो उत्तर पश्चिम है वो किसके लिए था? कंबल के लिए। और दक्षिण भारत किसके लिए? और कीमती पत्थरों के लिए, ठीक है। उत्तर पश्चिम किसके लिए? कंबल के लिए। और दक्षिण भारत किसके लिए? कीमती पत्थर और सोने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड। जो उत्तर पश्चिम है वो कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो है सोने और कीमती पत्थरों के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते होंगे, ठीक है। देखते हैं हम नजराना क्या होता है। तो जहाँ कर नियमित एक सेकेंड, जहाँ पर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वही नजराना होता है। अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो स्वेच्छा से इसे देते हैं। मतलब जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मतलब जो अपनी इच्छा से लोगों को देते हैं, उसको क्या कहेंगे? नजराना। तो ये राजधानी में सम्राट के बारे में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। मतलब जो मैगस्थनीज है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा जो सेल्यूकस निकेटर था, उसका जो है राजदूत था। मैगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि हाथियों हाथियों पर सवार रहते हैं, कैसे? मतलब उनके अंगरक्षक जो सोने और चांदी से अलंकृत जो हाथी हैं उन पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर आगे चलते हैं, ठीक है। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के ऊपर इधर उधर चक्कर लगाते हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं, जिनके पास हथियार होते हैं, क्यों? ताकि कोई उन पर आक्रमण ना कर दे। वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब उनको डर लगता था, एक कमरे में अगर सो गए तो दूसरों को पता चल जाएगा कि राजा इस कमरे में सोते हैं, तो वो अपना कमरा जो है बदलते रहते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ेंगे अब हम, जो आधुनिक पटना है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया हुआ था।
ठीक है। कितने बुर्ज और कितने द्वार हैं? 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। जो 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं किससे बने हैं? लकड़ी और कच्ची ईंटों से। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो ये जो है उसके बारे पाटलिपुत्र जो पटना है आज का, उसके बारे में बताया गया है कि यह एक बहुत ही खूबसूरत नगर है और ये विशाल प्राचीर से घिरा है और जिसमें 570 बुर्ज है और 64 द्वार हैं और इसकी जो 2-3 मंजिल वाले घर हैं वो कैसे बने हुए हैं? लकड़ी और कच्ची ईंटों से, ठीक है। और जो राजा का महल है वो भी काठ से बना हुआ है और पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। इसके चारों तरफ क्या है? बाग बगीचे खलिहान जो चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? बताइए क्यों चखते थे? सॉरी। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दें। ऐसे देख अशोक एक अनोखा सम्राट। अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। किसके थे? मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक, ठीक है। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसको भी जरूर देखें। जो अशोक है उसने अपने जो अभिलेख है कौन सी भाषा में और कौन सी लिपि में? तो भाषा कौन सी थी? भाषा थी प्राकृत और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, ठीक है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि भाषा जो है प्राकृत थी और लिपि जो है ब्राह्मी थी। कलिंग युग का वर्णन करते हुए अशोक का अभिलेख है ये एक, ठीक है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और ब्राह्मण भी मारे जाते हैं, ठीक है। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी इस युद्ध में मतलब मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है जब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों की को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने कौन सा किस चीज़ का पालन किया? धम्म, धम्म नामक, ठीक है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से, धम्म मतलब धर्म, लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी मतलब ये युद्ध ना करें। कौन से युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था? जो कलिंग युद्ध था, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। धर्म संस्कृत का अर्थ होता है धर्म, जो धर्म का प्राकृतिक रूप है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग तटवर्ती है वो किसका नाम है? उड़ीसा का प्राचीन नाम। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। किसने लिया? अशोक ने। कौन सी युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध, ठीक है। यहाँ से देखते हैं अशोक का धम्म क्या था, मतलब धर्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। किसके उपदेशों से प्रेरित हुए थे? अशोक बुद्ध के उपदेशों से, ठीक है। उनका क्या मानना था कि जैसे एक पिता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा व्यवहार देता है, वैसे ही एक राजा का भी कर्तव्य यह है कि वह अपने प्रजा के लिए मतलब उनके बारे में अच्छा सोचे, ठीक है, और उनको हर एक चीज़ उपलब्ध करवाए। तो ये एक मूर्ति दिखाई गई है। यह बिहार के रामपुरा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। ऐसी कई समस्याएं थी, एक सेकेंड। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इसके बारे में कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। मतलब इन जो ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं लोग, कभी धर्म को लेकर, कभी आपस में पड़ोसियां लड़ रहे हैं, परिवार के लोग लड़ रहे हैं, तो इन मतलब सभी समस्याओं का हल करना उनका कर्तव्य है।
इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? धम्म महामात नाम के अधिकारी की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। धम्म मतलब धर्म, ठीक है। किसकी नियुक्ति की उन्होंने? धम्म महामात की। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया हुआ था कि उन्होंने किसकी नियुक्ति की, एक सेकेंड, किसकी नियुक्ति की? धम्म महामात की, ठीक है। और इसका काम क्या था? जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देना। तो चलिए इसके देखते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद मतलब जो पढ़ नहीं सकते थे। जो राजा हैं अशोक हैं, उन्होंने यह आदेश दिया कि जो लोग पढ़ नहीं सकते उनको मतलब लोग जो है पढ़कर सुनाएं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में अपने दूत भेजे। कहाँ कहाँ भेजे? सीरिया में, यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड। तो अशोक ने कहाँ कहाँ अपने दूत भेजे? सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद उसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि वह अब जानवरों के बारे में भी, मनुष्य के बारे में भी और सबके मतलब सबके बारे में सोचने लगा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए और मनुष्य व जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स भी बनवाए। अब यहाँ से देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। क्या क्या संदेश थे देखते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते थे, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। कब कब करते थे? जब कोई बीमार होता था, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म के बाद, और जब वो कोई भी यात्रा शुरू करते थे तब वह तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को मानने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? तो देखते हैं। ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। एक सेकेंड, ठीक है। ये कुछ रीतियाँ हैं, इन्होंने बताई है कि अगर इनको अपनाएंगे तो ये उनसे ज़्यादा बेटर होंगी अनुष्ठान करने से ज़्यादा, ठीक है। कौन सी हैं ये? अपने जो दास हैं, नौकर हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा करो, जो बड़े हैं उनका आदर करो, और जो जीव हैं, जानवर हैं, उन पर दया करो, उनको मतलब मारो मत, और जो ब्राह्मण तथा श्रमण हैं उनको दान दो। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। जो आजकल आजकल क्या हमेशा से ही चलती आ रही है। हिंदू मुसलमानों के बारे में बोलता रहता है, मुसलमान हिंदुओं के बारे में बोलते रहते हैं ऐसे ही। मतलब इसमें बोल रखा है कि दोनों जो है आपस में एक दूसरे के धर्म की निंदा न करें, दोनों ही बातें गलत हैं, ठीक है। अपने धर्म की तो प्रशंसा करते रहते हैं, दूसरे के धर्म की निंदा करते रहते हैं, ये दोनों बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी अब हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जिनके अनुसार आज भी प्रासंगिक अशोक के, एक सेकंड, सॉरी एक मिनट, हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो इधर देखते हैं, एक सेकंड, यहाँ से जो ब्राह्मी लिपि है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। जहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं के लिए, यहाँ पे देखिए ए ऐसे लिखा जाता है, आरंभिक ब्राह्मी ऐसी है, ये देवनागरी जो हिंदी हम पढ़ते हैं, बांग्ला में ऐसे, मलयालम, तमिल। तो यहाँ से देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। चीन की जो दीवार है कितनी लंबी है? 6400, तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बनाए गए हैं, देखिए, ठीक है। पड़ोसी देशों के लिए अशोक का रवैया जो है चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, ये इसमें बताया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 7 हिस्ट्री का जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और अब हम मिलते हैं आपको
आफ्टरनून में ज्योग्राफी की वीडियो में। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी नया स्टूडेंट्स वीडियो से जुड़ रहा है उसको सब्सक्राइब करें। देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये हम पहले थ्योरी करेंगे, हर एक चैप्टर की थ्योरी करेंगे पहले, उसके बाद हम अपने नोट्स करेंगे, जो मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ उनको करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तो हम अच्छे से, बहुत अच्छे से जो है अपनी सीटेट की, बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी कर लेंगे। और सीटेट ही नहीं, हर एक जो है एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बहुत मायने रखती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। टेक केयर।